नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक ऑटो इंडस्ट्रीज़ की कंपनी को लेकर के आए हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा योगदान क्रिएट करती है। इको फ्यूल्स की बात कहती है, इसके अलावा कहते हैं कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी का कारोबार रहा है, जो कि अभी के ज़माने में मार्केट में एक्सेलेंस की बात कहती है। और ये कंपनी भी कहती है, जो इनका कारोबार स्टार्ट हुआ था 1983 में और इसमें कहती है कि एक्सेलेंट वर्क करती नज़र आई है। जहाँ पे बिज़नेस मॉडल की बात किया जाए, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी का कारोबार रहा है। इसके अलावा इनके वेबसाइट्स की बात देखा जाए तो कहते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को लेकर कंपनी कामकाज करती है। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी जिसमें एआई बेस्ड कामकाज होती है। ऑटो कंपोनेंट्स एंड द सिस्टम्स पे काफ़ी हद तक काम है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम है उसको लेकर भी कंपनी कारोबार रही है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका ज़ीरो एमिशंस की बात इन्होंने रखी थी। जहाँ बिजनेस मॉडल में हमने देखा कि ऑटो कंपोनेंट से लेकर के बसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर के ईवी एग्रीगेटर तक की कंपनी कामकाज करती है। सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है तो मार्केट में इस स्टॉक को खरीदने के पीछे जो लोगों का निवेश इंटरेस्ट है, वो कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी के बेस पे देखा जाए तो 3 गुना इससे ज़्यादा है। अर्थात यदि किसी दूसरी कंपनी में दूसरे स्टॉक को खरीदने को लेकर के यदि एक लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 3 गुना से ज़्यादा की भीड़ बनी हुई है। मतलब मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी बेटर कहते हैं। अब यदि इन कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो फिलहाल इसकी प्राइस में करीब करीब 17 टाइम की इंक्रीज हो चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं, फिलहाल वो बुक वैल्यू से करीब करीब नियरली 2.5 गुने से ज़्यादा की बात कहती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन देखा जाए तो कंपनी केवल 9% की डिविडेंड देती है। अपनी नंबर ऑफ शेयर को लेकर देखा जाए तो कंपनी में हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि 11 करोड़ 80 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं। और इसको लेकर के यदि देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है इस कंपनी का 67% की कंट्रोल हेल्ड करती है। जहां आरओ या आरओसी की आंकड़ा करीब बात किया तो 15-16% से लेकर के 14% तक की दिशा दिखाती है। वहीं पे जो कंपनी का करंट रेशियो की नंबर है वो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन डेट टू इक्विटी के बारे में काफ़ी हाई नंबर की बात कहती है। और ये नंबर से हमें कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इसके लिए ट्रेंडिंग को समझना पड़ेगा कि आखिर कंपनी का ट्रेंडिंग वे कैसा रहा है। क्या इनका पोटेंशियल ग्रोथ बेटर कहती है, इनमें क्या इन्होंने इंक्रीज लगातार करती नजर आती, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट है जो कि अर्निंग पर शेयर को दबाने का काम करती है। क्यों? इंटरेस्ट की वर्डन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी प्राइस कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ और जानकारी तो इसमें हम एक पॉइंट को जरा हाईलाइट करते हैं और वो पॉइंट कहता है ये देखिए, कोई भी कारोबार करती है, कोई भी बिजनेस है, उनको क्या क्या चीज़ें देखती है हम लोग देखना है। देखते हैं कि इसका सेल्स कैसा कर रहा है। सेल्स के अलावा प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो क्या पिछले पीरियड से लगातार बेटर कर रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। तीसरी बात, यदि प्रॉफिट का आंकड़ा है उसको क्या मार्केट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस से यदि कंपेयर किया जाए तो वो क्या उनके हाथों में जो कैश है वो क्या लिक्विडिटी मिल चुकी है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा पार्ट्स को हम लेके समझने की कोशिश करेंगे। जिस कंपनी का मार्केट कैप तो काफ़ी बेटर है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देती है। हायर टू हायर की प्राइस करीब 2400 तक गई थी, लोअर 1300 तक के आसपास की बात करते हैं। फिलहाल यदि प्राइस देखा है तो करीब 1700 के आसपास का आंकड़ा देती है। इसको भी समझने की एक फॉर्मूला है सिंपल से, यदि दोनों प्राइसेस को हम एवरेज कर देते हैं तो समझ में जाते हैं कि आखिर इसका प्राइस किस मोमेंटल में है, क्या अप ट्रेंड के लिए चलती है या लो ट्रेंड के लिए चलती नजर आती है, क्या वो स्थिरता बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। कंपनी 1983 में बनी थी। जेबीएम ऑटो लिमिटेड इज द ऑटोमोटिव्स बिजनेस दैट द मैन्युफैक्चर एंड द सेल सीट्स, जहाँ पे मेटल कंपोनेंट्स, टूल्स, डाइज, मॉडल्स एंड द बिजनेस बसेस इंक्लूडिंग द सेल ऑफ द स्पेयर पार्ट्स को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा है। जहाँ पे खास करके इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करती नजर आई है। उसकी जो स्टॉक मार्केट की चार्ट का है आंकड़ा, वो कहते हैं कि अब ये ब्रेकआउट कर रही लगातार। मतलब मार्केट में जो एक लंबी गिरावट थी उसमें नई ऊंचाई पे क्रिएट करने की कोशिश में लगातार प्रयासरत है। निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार अब यहाँ पे बेटर दिखती है।
लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी उन डिटेल को लेकर के हमें डिटेल में जानना ज़रूरी है कि आखिर इसको लेकर के क्या सिचुएशन चल रही है, ट्रेंडिंग वेव क्या करती है। तो वहाँ पे हमने जब ईयरली बेसिस को पहले देखा है तो 2024 तक की जो डेटाबेस सामने निकल के आती है, वो ये दर्ज करती है कि इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो बेटर लगातार अपनी नई रेजिस्टेंस के साथ क्रिएट करती जा रही है। यदि हम पिछले पीरियड वाई के हिसाब से कंपेयर करें तो 29% से लेकर के नेट इनकम में 43%, ओवरऑल ईबिटा में करीब करीब 45% तक की उछाल क्रिएट करती है। वैसे ही हम यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस में इनका यही डायरेक्शन देती है और खास करके इस पोजीशन में आकर के थोड़ा सा इनका क्या दिखते हैं, डिक्लाइन करती नजर आती। लेकिन तब भी कंपैरिजन टू द जून से सितंबर का जो पीरियड रहा उसमें काफी बेटर उन्होंने सस्टेन करने की कोशिश किया। वैसे ही 12 महीने के डेटा कहती है तो उसके बेसिस पे जब हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि अच्छा कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो क्या दर्ज करती है। लेकिन हम क्या देखते हैं पता है, नेट इनकम मार्जिन क्या है। ओवरऑल कई बार हमने ये भी देखा है कंपनी का खुद का कारोबार थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन इनकी सब्सिडी और बाकी जो एसेट्स के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होके आता है उनका परसेंटेज क्या कहती है। यहाँ पे यदि आप क्वार्टर और बेन क्वार्टर बेसिस को डेटा को देखते हैं जैसे हमने वहाँ पे देख रहे थे, तो वहाँ पे तो हम ओवरऑल डेटा को देख रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे नहीं स्टैंडअलोन डेटा को देखे तो समझ में आता है कि सेल्स तो रेवेन्यू बढ़ाई, लेकिन रेवेन्यू के मुताबिक इनका ऑपरेशन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, रेवेन्यू के मुताबिक नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा। ये दोनों इनके क्वेश्चंस के अंदर रह जाती है कि आपने उस लेवल पे कामकाज नहीं कर पा। और यदि हम इनकी ओवरऑल नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल में इस कंपनी को लेकर, तो कहती है कंपनी तो हम 4% की ही इनकम को सेव कर पाते। अब सोचने वाली बात है, इस 4% की इनकम को सेव करने के पीछे मार्केट की आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग का नंबर ऑफ डे कितने दिन के लिए कहती है जिसमें कि रिस्क को दर्ज करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर क्या किस परसेंटेज के बेसिस पे दर्ज करती है। उसके अलावा निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा है उसके लिए एक नजर हम इनकी फाइनेंशियल तरफ रेशियो दी। तो रेशियो की बात कहती है कि करीब 49 दिन की टाइम फ्रेम है। और कंपनी की बात देखिए, मैं अक्सर कुछ दो बातों को हाईलाइट करता हूँ। कंपनी इतनी अच्छे चालाकी की बात करती है, 49 दिन में पैसे तो लेती है, लेकिन जब अपने वेंडरों को देने वाली बात आती है तो 113 दिन का टाइम लगाती है। मतलब 4 महीने में पैसे ये देती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी खुद ही कह रही है। उसमें भले ही कोई एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, किसी का पैसा ही 4 महीने तक क्यों ना अटका पड़ा रहे। चलिए अब आते हैं इनको, यदि हम बैलेंस शीट की उन सिचुएशनों को देखते हैं जहां पे हमने इन चीजों को हाईलाइट किया था कि केवल और केवल हम लोग डेट टू इक्विटी के बारे में परसेंटेज मत देखिए, परसेंटेज के अलावा इनकी हकीकत को जानना जरूरी है कि क्या इन्होंने यूटिलाइजेशन कर रही है या मोनिटाइजेशन कर रही है, दोनों का अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटीज में जो कर्ज लिया है उसका यूज कहाँ कर रही है। उन्होंने 300 करीब करीब 500 करोड़ की कर्ज इंक्रीज किया सितंबर के महीने पीरियड में। तो 500 करोड़ का जो फंड लिया, अरेंज किया, वो गया कहाँ, वो दर्ज करती है। जो कंपनी ने अपने फंड को यूटिलाइजेशन कहाँ करती है पता है, उन्होंने खाना पूर्ति में किया था। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, यदि कोई कंपनी कर्ज लेकर कर्ज ही पेमेंट करे, हो सकता है इंटरेस्ट बर्डन की वजह से ज्यादा पे आउट करने की सिचुएशन हो, परसेंटेज ज्यादा लग रहा हो या अदर लाइबिलिटी इनके पास ज्यादा बनता हो, उसको खत्म कर रहे हैं। कि अदर लाइबिलिटी में ऐसी बात तो नहीं थी जो कर्ज लेकर के अपने ट्रेड रिसीवेबल को खत्म कर रहे। देखिए मैंने जैसे कहा था ना, वैसे ही यहाँ पे दर्ज करती है। कंपनी कर्ज लेकर के अपने वेंडरों को पेमेंट दे रही है, अर्थात इनकी बुक्स में कैश की सिचुएशन स्थिति बहुत बेटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो रिजर्व में लगाया वो तो उन्होंने अलग अलग पोजीशन में खर्च किया, जिसमें कि खास करके फिक्स्ड एसेट्स इनमें 1700 करोड़ की बात कहती है। जो अदर पार्ट्स की बात किया है तो यहाँ भी करीब 300 करोड़ की इन्होंने एसेट्स को डेवलपमेंट किया। अब इसका भी आंकड़ा ये कहता है कि कंपनी के पास सबसे ज्यादा मार्केट में उधार ही रखी थी। जो उधार कितने दिन में देगा, नियरली 2 महीने की बात उन्होंने रखी थी। और इसको लेकर के जब कंक्लूजन देखा जाए तो 4% सेविंग के पीछे
कंपनी की सेल वर्सेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो था वो करीब 16% का आंकड़ा। लेकिन जब आप प्रॉफिट के नंबर से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कंपेयर करेंगे तो वो 414% का आंकड़ा दर्ज कर। सिंपल सी बात कहूं, यदि 100 रुपए का आपने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक आपके हाथ में मिला नहीं, प्रॉफिट बुक किया, तो आपके मार्केट में आज भी आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा है? 414 करोड़। ये ऐसा डेटा दर्ज कर, ये हमने इसको समझने की कोशिश किया। आइए, यदि इसको हमने रिस्क एनालिसिस को समझ, तो फिर निवेशकों का इंटरेस्ट क्या दिखाती है? निवेशकों का इंटरेस्ट ये दर्ज करती है कंपनी में एफआईआई की भूमिका 3% तक रही है। डीआई की भूमिका बिल्कुल ही नहीं है। आम पब्लिक के पास करीब 29% की होल्डिंग है और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 के आसपास का निवेशकों का इंटरेस्ट है। इसमें दो तो बड़ी पार्टी का नाम निकल के आता है जिन्होंने करीब 7-14% की होल्डिंग इसके पास खुद ही है, 15% मान लेता हूं। तो 15% के अलावा जो 29% में 14% की होल्डिंग बचती है, उस 14% की होल्डिंग में 1,30,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ नजर आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी की डेटाबेस ही कह रही है। जहां तक डॉक्यूमेंट्स और कुछ इनका रिलेटेड सीएजीआर का अपडेट है, उसमें ये दर्ज करती है जो कंपनी अपनी पोजीशंस में सेल्स को लेकर के लगातार बेटर करती नजर आती है, प्रॉफिट भी लगातार ठीक ठाक ही सस्टेन करती है। स्टॉक प्राइस को तो बुल होना था क्योंकि ये दोनों इनको सपोर्ट देने के लिए, तीनों इनको सपोर्ट देने के लिए रेडी बैठा है। और साथ में जो डेटर्स का टाइम फ्रेम था वो भी बहुत ज्यादा चिंता की विषय नहीं कहता है। लेकिन एक नजर यदि हम इनकी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड या बोनस ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ नजर डालें, तो कंपनी डिविडेंड भी लगातार दिया है। 2021 का बात हो, 2022 का बात हो, 2023 का या 24 का ही बात क्यों ना, 1.5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने पे आउट किया है। जहां तक इसके अलावा यदि पिछले कुछ सालों की यदि आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे, स्टॉक प्राइस में तो काफी ज्यादा रैली क्रिएट किया हुआ है। और केवल रैली यहाँ पे नहीं था, क्योंकि रैली इसके पीयर्स के मुताबिक यदि उनको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स के अंदर भी देखा जाए, इंडेक्सेशन के अंदर भी देखा है, तो वहां भी रैली क्रिएट थी। लेकिन कंपैरिजन टू यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रैली की बात कहती, क्योंकि सेगमेंट वाइज ऐसा डिटेल साझा करती। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो पीयर्स के मुताबिक यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस बुल होने के पीछे का वजह है, जो निवेशकों का इंटरेस्ट जो है पीई बेसिस पे इनके सभी कंपनियों, जो कि खास करके मदरसन सुमी की बात करें, बॉश की बात करें, यूनो मोंडा की बात करें, इन सभी कंपनियों के मुताबिक कई ज्यादा रफ्तार से यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। इसलिए मार्केट की ये रैली क्रिएट करती है, जबकि इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी कहता है कि इनको लेकर के कोई घबराने की बात है ही नहीं। भले ही स्टॉक प्राइस 1600% बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बुक वैल्यू से, लेकिन मार्केट स्थिरता बना पाएगी क्योंकि इनकी बिजनेस मॉडल में दिखता है कि आने वाले समय में शायद बेटर क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि सेगमेंट वाइज इनका ऐसा डिटेल बात कहती है। जो सेगमेंट में कंपनी का कारोबार है, वो सारे के सारे सेगमेंट रैली क्रिएट करने में सक्षम है। जहां पे प्रेजेंस की बात किया जाए तो कंपनी ये भी कहती है इनका प्रेजेंस चाहे वो इंडिया के अलग अलग स्टेट में अवेलेबल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दर्ज किया कि यदि इस कंट्री वाइज देखा जाए तो कंट्री वाइज भी उन्होंने दर्ज किया। इंडिया के अलावा उन्होंने जर्मनी के अंदर इनका कारोबार चलती है और बाकी कुछ कंट्री का उन्होंने दर्ज किया है। जहाँ की फाउंडेड 1983 में बनी थी, 3,000 से ज़्यादा उनकी वर्क फोर्स की बात कहती है। और यदि रेवेन्यू बात किया है तो 3 बिलियन यूएसडी की बात कहती है। 20+ इनके पास इंटरनेशनल अलायंसेस की बात कहती है कंपनी। और इन्होंने ये भी दर्ज किया कि इनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री सेट इन द विटनेस फ्रॉम द इंडिया, उन्होंने अलग अलग मीडिया सोर्स के बेसिस पे उन्होंने अपनी दर्ज करके रखी वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसमें एक चीज़ और जाननी जरूरी है, यदि अब कंपनी इतनी सारी बातें खुद ही कह रही है तो मैं एक बात को जरूर इंक्लूड करना चाहूँगा। यदि कंपनी ने फाइल किया होगा तो ऐसा वो कोई फाइल ही नहीं किया, तो मैं इसको कंपेयर करना ही ठीक मुझे लगता नहीं। आखिर इनका जो ऑटो सेगमेंट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इलेक्ट्रिक से कमाते हैं, या ग्रीन एनर्जी से कमाते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी से कमाते हैं, ऐसी कोई डेटा उन्होंने साझा नहीं किया। ऐसी कोई भी डेटा साझा नहीं किया
यदि हम लेटेस्ट इनके कुछ पीपीटी भी आंकड़ा देखने की कोशिश करूं तो ऐसा कोई भी इन्होंने ऐसी बात नहीं कि इनके पास कितने ऑर्डर हैं, क्या है, नहीं है, लेकिन फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, चाहे उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन की बात किया जाए या इनकी फाइनेंशियल क्वालिटीज को लेकर के देखा जाए। तो विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।